जी हमारी 60वीं मुलाकात है आज। अच्छा भाई, आज ज़रा न्यूमेरिकल की डिस्कशन हम नहीं करेंगे 38 की, क्योंकि सुबह भी नहीं हुई, तो इसलिए मैं अभी नहीं करूँगा, कल करते हैं फिर। ठीक है, तो आज ज़रा इसको छोड़ दें। आप लोग आ जाएं चैप्टर नंबर 12 पे, एओपी में आ जाएं। एओपी में सवाल नंबर सफ़ा नंबर दूसरा सवाल करते हैं आज। कल एक कर लिया था ना? नहीं बोलेंगे? नहीं किया था? अच्छा कर लिया, मुझे लगा शायद पिछले जन्म की बात है इसलिए याद ही नहीं है। जी सफ़ा नंबर 286 पे मिलेगी आपको सवाल नंबर 2 की लाश। जी क्या हुआ, कोई मसला? नहीं मैं कोई गलत पढ़ा रहा हूँ, टैक्स की क्लास ही है ना? अच्छा, मुझे लगा शायद मैं कोई गर्मी में थोड़ा सा बोंतर गया। हाँ तो ठीक है, शायद मुझे ही आप देख रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ाने लगे हैं सर, मुझे लगा शायद टैक्स की क्लास नहीं है। सफ़ा नंबर 286 सवाल नंबर 2। ये तादाद आज कम क्यों हो गई है? घर चले गए आज से ही? अब ये ना लेक्चर कोई यूट्यूब पे नहीं आएंगे, सेल टैक्स शुरू करते हैं। यानी भाई ने एक दफ़ा मारा और मार ही डाला। चले जी, सफ़ा नंबर 286 रिक्वायरमेंट। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम टैक्स पेबल बाय एबीसी एंड अमाउंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड इफ एनी फॉर टैक्स ईयर 2019। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। शायद सवाल में मिस्टर ए भी होंगे कोई। योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर ऑफ 45 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 45 लाख का है। शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। आपने तमाम वो बातें जो फजूलियात हैं वो तो आपने बतानी ही हैं। सर ब्लैक मार्कर मैंने कहाँ रख दिया, ये पढ़ा हुआ। चलिए जी, सवाल के अंदर लिखा है जी ए बी एंड सी आर मेंबर्स ऑफ एन एओपी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5, रेशियो 3, रेशियो 2 रिस्पेक्टिवली। ABC is engaged in the business of trading consumer electronics and has two independent branches in Tehran and Dubai. Following information, tehran किधर है मेरे भाई? ईरान में है। और दुबई किधर है? दुबई और यार मुत्तहिदा अरब अमारात में है। एंड तमाम खलीजी रियासतें, ये क्या मतलब होता है तमाम खलीजी रियासतें? कितनी रियासतें हैं यूएई में? और यूएसए में कितनी है? 52 है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एबीसीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2018 में और उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने है। चलिए जी सवाल शुरू करते हैं। आपको पता है सबसे पहले एओपी का चेहरा बनेगा जी। एबीसी, प्लीज खामोशी मेरे भाई, शौकत इंसान बनो। इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं। टैक्स ईयर कौन सा है? 2019। तो एओपी का चेहरा बन गया। अब करेंगे एओपी की वर्किंग। इनकम फ्रॉम बिजनेस, एओपी। सवाल में जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है वो अकाउंटिंग वालों का है, तो लिखेंगे जी अकाउंटिंग प्रॉफिट। यार खामोश हो जाए भाई, खामोश हो जाए, बोल ही जा रहे हैं उस वक्त से। 4.5 मिलियन अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जी, 4.5 मिलियन। चलिए जी, सबसे पहले आप लोग चेहरा देखें न्यूमेरिकल का और बताइए कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगे ऐड बैक होनी हो, लेस होनी हो, मल्टीप्लाई होनी हो, डिवाइड होनी हो, जो भी होनी हो बताएं। एनीथिंग। सफ़ा नंबर 286, 286। जी फरमाएं। सेल्स में कोई इशू, कॉस्ट ऑफ सेल में कोई इशू, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल, अदर इनकम, कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। तो चेहरा देख के कोई भी ऐसा मसला नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, आइए किरदार देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या शामिल है जी? क्लोजिंग स्टॉक विच इज वैल्यूड एट कॉस्ट विच इज 13 लाख। हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हुए, जिसकी वैल्यू है 13 लाख। हाउएवर एनआरवी इज 1.1 मिलियन। क्या करूं, क्या करूं? वजह, वजह कानून क्या कहता है? कानून कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, यही कहता है कानून। तो सर देखते हैं अब, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक बराबर है कॉस्ट ऑफ सेल्स के।
ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक अगर 10 का है, परचेजेज अगर 200 की हैं और क्लोजिंग स्टॉक अगर 30 का है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बनेगी? सॉरी, 180। ठीक है जी, 180। उसके बाद अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को कम करना चाहें, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को कम करना चाहें तो सर कम करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। इसको 20 करते हैं तो सर क्या कॉस्ट ऑफ सेल 190 की होगी? इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक को कम करने के नतीजे में मेरा कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा है, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट कम होता है, किसी को इससे इख्तलाफ? कोई इख्तलाफ नहीं। ओके भाई, हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 13 लाख से 11 लाख पे लेकर आना है, ऐसे ही है। तो अगर 13 लाख से 11 लाख पे लाना है तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख से कम होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख से कम होगा तो क्या प्रॉफिट भी 2 लाख से कम होगा? तो सर यही काम करना है। तो आप यहां पे लिखेंगे जी लेस एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 2 लाख प्रॉफिट कम। किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड कमीशन ऑफ 290 पेड टू ए। सर ये ए कौन है? ए इज ए पार्टनर। तो सर क्या पार्टनर को एक अमाउंट चली गई? अब आपको पता है कि डिविजिबल इनकम कैलकुलेट करने के अंदाज बदल जाएंगे, पता ना, वो नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, वही टेबल फजूल सा बनाना पड़ेगा। तो ठीक है सर, आपकी किस्मत में यही लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ? ना करते फिर सी ऐड करेंगे कमीशन। ओ बंदा बन शौकत, कितने बनते हैं? 2,90,000। ठीक है जी, 2,90,000। जिंदगी यही नहीं रुकी, हमने एनुअल परफॉर्मेंस अवार्ड भी दे दिया बी को। हमने कहा फिर एंज दे, फिर एंज ही सही। परफॉर्मेंस अवार्ड टू बी कितना जी? ये भी एड बैक होगा। पार्टनर को तो किसी सूरत पेमेंट कर ही नहीं सकते, बाज वो फिर नहीं आ रहे। ₹4,55,000 पेड टू MCB बैंक इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ ए लोन ऑब्टेन्ड बाय सी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस इन मरी। ओ मैन, सी घर बनवा रहा है मरी में, और सी ने शायद घर बनवाने के लिए बैंक से लिया होगा कर्जा, उसका कर्जा हमने पे कर दिया। तो सर जाती बेनिफिट के लिए होगी ना बात, तो बस ठीक है, ये भी माइनस नहीं हो सकती, ये भी एड बैक होगी। ठीक है, 4,55,000 में घर बन जाता है जी मेरे भाई? सॉरी मैं समझा नहीं, 4,55,000 में घर बन जाता है? कितने का बनता है मरी में घर? मैं मरी की बात कर रहा हूँ। 3 जीरो और लगा दें, 45,50,000, नहीं 45 करोड़ नहीं बनता, नहीं इतना नहीं होगा। 3 जीरो लगाने पे 45 करोड़ बन जाता है, 2 लगा दे 45, नहीं इतना भी नहीं बनता, मैं पता कर चुका हूँ सारा कुछ। नहीं बनता, ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, पहली बात है। बन जाता है वैसे, लेकिन वो लोकेशन ऐसी होती है वहाँ पे फिर ना वो फिर रहे होते हैं, लुमड़ियाँ फिर रही होती हैं उधर, वैसी जगहों पे, जंगलों के अंदर। प्रॉपर लोकेशन में ना आपका बनेगा तकरीबन कोई 2.5 करोड़ में। महंगाई बहुत है दोस्त। खैर एनीवे छोड़े ना, हमारे पास पैसे हैं ना, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जब है ही नहीं तो किस बात की टेंशन, पैसे की टेंशन ही कोई नहीं है ही नहीं तो किस बात की टेंशन। मुझे, आप तो अमीर लोग हैं। ईद मिलन पार्टी एक्सपेंस 12,000, क्या करना है? क्या करना है जी? अलाउड है मेरे भाई, अलाउड है, ये बात तो हमने पढ़ ली थी कि ईद मिलन एक्सपेंस हो सकता है। तो चले जी, डिस्क्लोज तो हमने करना ही है। ईद मिलन पार्टी, ठीक है जी, इतनी सस्ती 12,000। बकरे सब अपने अपने लाए होंगे। फिरौन का दौर, 2018 कौन सा फिरौन का दौर था? अच्छा तुम वो नहीं वो हो, ओके ओके ओके, तुम वो नहीं वो, तुम तो कहोगे फिरौन। समझ आ गई मुझे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹4 लाख। अकाउंटिंग, यार प्लेट में रख के आपको चीजें दे रहा है, आपको एहतजाजन सीए छोड़ देना चाहिए। पेपर में एहतजाजन छोड़ेगा पेपर, इतनी आसान बातें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 4 लाख, और साथ ही साथ उसने ब्रैकेट में टैक्स डेप्रिसिएशन भी लिखी हुई है।
किधर गया भाई सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 76, जब उसने खुद ही कैलकुलेट करके देना था तो यार मतलब बंदा बन तू क्लास के अंदर अपनी क्लास खोली हुई है। ठीक है जी, आगे चलिए। अदर इनकम के अंदर शामिल है यानी कि ऐड हो चुका है प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ ₹4.5 लाख अर्नड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन्ड विद द बैंक। क्या करना है इस प्रॉफिट ऑन डेट का? ये अदर सोर्स है। अदर सोर्स एनटीआर के एफटीआर? कैसे पता एफटीआर? हाँ जी, हमने पढ़ा हुआ है, आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है मैंने। ऐसे ना करें भाई, आपको बताया था कि कंपनीज के लिए हमेशा एनटीआर होगी। ठीक है, 5 मिलियन से नीचे नीचे होगी तो भी एफटीआर होगी, 5 मिलियन से ज़्यादा होगी तो एनटीआर होगी। अगर लोन अरेंजमेंट होगा, किसी एग्रीमेंट के तहत होगा तो भी एनटीआर है। अब देख रहे हैं पता नहीं किस जन्म में ये बातें पढ़ी हैं, अजीब लोग हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं, कोई किताब निकाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का आखिरी सफा, सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे। फिर वहाँ पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का रेट भी लिखा हुआ है कि वो भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अजीब लोग हैं यार आप। तो भाई ये एफटीआर है, तो इसको बिजनेस से निकाल के कहां पे फेंकना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एफटीआर पे। ठीक है जी। द बैंक विद, अच्छा इस पे रेट कितना होता है टैक्स का? 5। इस पे 15% होता है। इस पे 15% होता है। ठीक है जी। तो सर अगर इस पे 15% होता है तो सर फिर क्या होगा? 450 पे लगाएंगे। चले, तो प्रॉफिट ऑन डेट हम करेंगे यहां से माइनस, कितनी अमाउंट है? तो यहां पे हम करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर। ये एक दफा ऐड होके तो एक दफा लेस हो जाएगा। 15% इस पे टैक्स लगा देंगे और टैक्स ऑलरेडी विदहेल्ड में जो कटा हुआ है वो माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे जो फर्दर इंफॉर्मेशन और फॉरेन सोर्स इनकम की बात हो रही है ना, ये सारी लॉसेस की बात हो रही है। तो ये लॉसेस वाला चैप्टर चूंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। तो फर्दर इंफॉर्मेशन और फॉरेन सोर्स इनकम को अभी ज़रा छोड़ दें, क्योंकि अभी हमने ये बातें नहीं पढ़ी हुई। हाँ, कटा 10% हुआ है लेकिन बनता तो 15% है ना। हम 15% लगा के 10% माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो बस सवाल को यहीं तक रखते हैं, मुझे ज़रा टोटल करके बता दें एओपी की इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी बनती है? जी सर बताइए। 50 लाख और 5,000। सो इट इज 50 लाख। ले जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एओपी की आ गई। चलिए जी, न्यूमेरिकल के चेहरे पे, सॉरी एओपी के चेहरे पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग 1 5,005,000, यही बनेगी हमारी टोटल इनकम। कितनी बनेगी भाई? लेस करें अदर सोर्सेज एफटीआर। आपको पता है ना एक दफ़ा ऐड हो गया तो लेस होता है। नहीं पता हमें, हमने कहाँ पढ़ी ये बातें, हमें तो कुछ याद नहीं। हम तो सब लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस वाले लोग हैं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस वाले लोग हैं हम। टैक्सेबल इनकम, ओके जी, टैक्सेबल इनकम। आए जी, टैक्स लायबिलिटी करें जी कैलकुलेट, जाएं टेबल 1 पे। हाँ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन नहीं इसका, निकालें। टेबल 1 पे जाएं। ओ टेबल 1 भी चेंज हो गए, ओ चेंज हो गए टेबल 1। जी बताएं। 11,16,750। ओके। कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट, कोई वैसे टैक्स क्रेडिट कुछ भी नहीं है, कोई सेपरेट ब्लॉक की इनकम नहीं है, लेकिन एफटीआर की इनकम है। टैक्स ऑन एफटीआर इनकम, प्रॉफिट ऑन डेट कितना है जी? 4.5 लाख। बताएं। 67,500
दोनों को टोटल करके बताएं कि टोटल टैक्स लायाबिलिटी कितनी बनती है? 11,84,250। इसमें से लेस कर दें टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड या विदहेल्ड, वो है जी प्रॉफिट ऑन डेट पे। कितना काटा हुआ है जी सवाल में? 45,000। जो कट गया वो माइनस करें, और गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 11,39,250। AOP का सवाल ख़त्म हुआ। और शमी कैसा है? ठीक है, हाँ जी बताएं, सब अच्छा है? अब बोले तो सही। रिटर्न जमा कराता है मेरा भाई? रिटर्न जमा कराता है मेरा भाई? नहीं जमा कराता। बजट में कल कहा गया है जो लोग रिटर्न जमा नहीं कराते उनके मुल्क से बाहर जाने पे पाबंदी है। शामी तू तो गया, जाना नहीं चाहता। तू जाना चाहता है, अब तुझे किसी और तरीके से जाना पड़ेगा। तू समझ रहा है? और तू समझ रहा है? ओके। हो कोई रिटर्न जमा कराता है आप में से? कोई भी नहीं जा सकता है, बेटर है इधर ही। बड़ा सीए करके हम जाएंगे मुल्क से बाहर। चले जाओ आप। उन्होंने बैन ही लगा दिया। इनकम तो ये तो नहीं लिखा कानून में, लिखा नॉन फाइलर बाहर नहीं जा सकता। ये तो नहीं लिखा वहां पे कहीं पे। भाई लॉ में तो जो वो लिखा है मैंने आपको बता दिया, आगे आप जाने कानून जाने। हाँ तो बस ठीक है, बने तोड़ निकालें कोई। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी वो पढ़ा ही नहीं हमने। नोट करें सर, मैंने नोट करने का टाइम दिया हुआ है। शामी नोट कर जल्दी से, जल्दी से नोट कर मेरा भाई। अभी तो भाई बकरे के भी शामी बनाएगा जाके, है कि नहीं? भाई ने फुल अपना प्लान किया हुआ है। जी भाई हो गया नोट? FTR वाला दोबारा बता दूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज FTR होता है ना, ये तो पता है हमें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की टैक्सेशन FTR में है, क्योंकि अगर आपका 5 मिलियन से नीचे नीचे हो प्रॉफिट ऑन डेट तो वो FTR है, और उस पर 15% रेट है। तो जिस तरीके से आप डिविडेंड को FTR को ट्रीट करते हैं सेम तरीका इसका भी है। तो आपने यहाँ से उसको निकाल दिया, एक दफ़ा ऐड करके लेस कर दिया, 15% टैक्स लगा दिया, और जो कटा है वो माइनस कर दिया। तो यही करते थे डिविडेंड में। सॉरी, हाँ जी, लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट साल में 50 लाख क्रॉस कर जाए तो फिर वो FTR नहीं NTR बन जाता है। बस फिर ऐड करके लेस नहीं करना, फिर ऐड करके वही टेबल 1 लगा देना। ठीक होगी बात जी? चलें आगे, इजाज़त है कि अभी नोट कर रहे हैं जी? सर बस ये इधर से इकट्ठे करके बना लिए सवाल। क्यों सर? नहीं, ये पास्ट पेपर में से एडजस्टमेंट्स निकाल के बनाया होगा। होगा क्या बनाया है, भाई की तसल्ली के लिए पेश खिदमत है जब भी भाई की तसल्ली करा देते हैं। सफ़ा नंबर 263 पे आइएगा, 263। 263 पे सवाल नंबर 3 नज़र आ रहा है आपको? बाकिर, असद एंड राही आ रहा है नज़र? अब आए सफ़ा नंबर 285 पे। देखें, हमने राही को ठुड़ करा दिया और बाकिर और असद को लेकर सवाल बना दिया। तो ये उसी सवाल का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। तो इंशाल्लाह वापस आएंगे तो ये भी करेंगे, परेशान ना हो आप। ये पास्ट पेपर के सवाल भी करने हैं, आपने ईद की छुट्टियों में करने हैं। हाँ तो यार ईद पे आप लोगों ने करना क्या होता है? चलें, पहले दिन मुझे समझ आती है, कुछ समझ आती है पहले दिन, लेकिन पहले दिन भी क्या करना होता है शाम के बाद? अगर आप कसाई हैं तो मगरिब के बाद वैसे कुर्बानी नहीं होती, और खाना भी कितना का खा लेंगे यार। तो मगरिब के बाद क्या कर रहे होते हैं? कुछ भी नहीं, वेले ही बैठे होते हैं ना।
और ट्यूसडे को क्या करना होता है? चलो नानी के घर चले गए, इससे ज़्यादा क्या करना होता है आपने? वो क्या पूरा दिन ही बैठे रहते हैं? शाम को आते हैं वापस। दूर किधर? चांद पर। अच्छा सॉरी, 2 माह बाद तो घर जाना है तो दो, तू अब घर, तू चला ही जा घर, पक्का पक्का। जी मतलब मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की, 4-5 छुट्टियां हमने कुछ नहीं पढ़ना, मर्जी है आपकी। फैमिली को टाइम देना होता है, फैमिली आपको। वो पैसे दिए बच्चों को? अच्छा खैर हो सही। अच्छा हाईएस्ट मार्क्स कितने लोगों के हैं? क्या बात है, माशाल्लाह। कितने मार्क्स है मेरे भाई के? 14 मार्क्स आउट ऑफ। अच्छा तो मेरे भाई की फर्स्ट पोजीशन आई है। तो मेरे भाई को कितने पैसे मिले हैं? कितना? सारी दौलत बिखर गई भाई। पूरे 100 रुपए मिल गए तुम्हें? कितने लोगों को 100 रुपए मिला? 100, 50 और ओ मैं, अच्छा मजे की बात है, पास तो होते नहीं टेस्ट के अंदर, तो मैं किसको मार्क नंबर वो पैसे दूं? यार हमने इन काइंड रखा हुआ ना, हम चाय पिलाते हैं, हमने इन काइंड रखा हुआ है, तो बस ठीक है। बात तो फिर वहीं की वहीं आ जाती है ना। ईद से पहले तो ये जहर ना पिला दूं मैं? ईद से पहले पिला दें। इनकम फ्रॉम बिजनेस है जी मिस्टर ए की, अगर आप रिक्वायरमेंट से ऊपर पढ़ेंगे तो 6 लाख रुपया इसने कमाया हुआ है। क्या नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, तो यही भाई की टोटल इनकम, और चूंकि कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है तो इसी को ही टैक्सेबल इनकम मान लें। ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्किंग डिविजिबल इनकम की। बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, ये काम आप कल कर चुके हैं लेकिन जरा एक दफा फिर देख लें। मेंबर्स ऑलरेडी पैसा ले चुके हैं, ओके, तो हमें फिर हर पार्टनर की वर्किंग अलग करनी पड़ेगी। सबसे पहले जी कमीशन। ए कितना कमीशन लेकर गया? 2,90,000। बी और सी कुछ नहीं लेके गए तो 2 लाख और इट्स 90 और 90। 90 क्या होता है? 90 90 ओके। उसके बाद परफॉर्मेंस अवार्ड, वो कह रहा सर 90 कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है 92 होता है। परफॉर्मेंस अवार्ड बी ले गया 3,10,000। और कर्जा जो हमने पे किया बिहाफ पे, ये भाई सबसे ज्यादा पैसे ले गए। ले जी, अब एफबीआर ने कहा कि भाई ये जो तुम पैसे ले गए हो ना, ये असल में तुम प्रॉफिट में से लेकर गए हो, ऐसे ही है, तो ये प्रॉफिट में से ये सच चला गया, बकाया कितना रह गया वो देख लेते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें से कौन से वाली इनकम उठा के यहां पे लिखनी है? कौन से वाली? हाँ जी, इसमें से कौन सी अमाउंट उठा के यहां पे टोटल लिखूं? आपको पता ना यहां पे टोटल लिखना होता है, पता है कि नहीं? ये वाली कौन सी? ये वाली बता नहीं रहा, ये वाली कौन सी? टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, ये यहां पे उठा के लिखूं? फिर एओपी की टैक्सेबल इनकम, वजह टैक्सेबल इनकम क्यों नहीं? तो एफटीआर किधर गया? एफटीआर की इनकम टैक्सेबल में है नहीं, आप इसकी बात कर रहे हैं, इसमें तो एफटीआर है ही नहीं। फिर क्यों? वजह क्यों? सर हमने ये बात पढ़ी थी कि सेपरेट ब्लॉक और एफटीआर की इनकम्स डिवाइड नहीं होती, सिर्फ एनटीआर की इनकम्स डिवाइड होती हैं। नहीं, या तो पहला सफ़ा पढ़ लें, चैप्टर 12 का पहला सफ़ा पढ़ लें, वहाँ पे ये बात लिखी हुई है, नीचे टेबल बना हुआ था उसमें लिखी हुई है। देखें, ये पिछले जन्म की बातें आपको याद ही नहीं है। वो घर का रास्ता याद है कि नहीं? 2 महीने बाद जा रहे हो, पता लगे वो भी याद नहीं है। भाई 2 महीने जो पहले पढ़ा था वो याद नहीं है, घर का रास्ता याद है, अजीब तुम्हारी। हाँ जी सर, अगर आप सफ़ा नंबर 256 पे आइए
तो सेक्शन 88 के नीचे एक लाश पड़ी हुई है, पॉइंट टू बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग डिविजिबल इनकम। मिल गई आपको लाश? देखिए इसकी लाश पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, अब करोगे सीए? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिखा हुआ जरा पढ़ो। वेयर एन एओपी हैज नॉर्मल टैक्सेबल इनकम as well as income under FTR and separate block, its income from FTR and separate block shall not be added in the taxable income of members for rate purposes। तो सर वो कहना ये चाहता है कि अगर एओपी की कोई सेपरेट ब्लॉक और एफटीआर हो तो मेंबर्स का शेयर निकालने के लिए आपने एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक को कंसिडर नहीं करना। तो इसका मतलब है कि आपको तो ये वाली अमाउंट लेनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर एफटीआर नहीं है। तो ये अमाउंट उठेगी और उठकर यहां पर आ जाएगी। तो सर टोटल प्रॉफिट है जी 500500 का, उसमें से ये 3 पैसे जा चुके, बकाया प्रॉफिट बताइए कितना बचा? सॉरी 39,50,000 50,000 ले जी। और इस 50,000 को आप ए बी और सी में डिवाइड करेंगे इन व्हाट रेशो? सर 10 हिस्से करें, 5 हिस्से ए के, 3 हिस्से बी के और 2 हिस्से सी के। बताइए जी ए का कितना हिस्सा है? 19,75,000, 11,85,000, 7 क्या 7,90,000 ले जी। 1975,000, 1185,000, 790,000 और ये हमेशा आपको पता है कि एक बैलेंसिंग अमाउंट निकलती है। और ठीक है, वो अबूर हासिल हो गया डिविजिबल पे। कोई नहीं, मजीद सवाल और करने हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात है 2:15 से 3:45। टोटल करके बताएं जी, जुमे के बाद 2:15 से 3:45 क्लास है। टोटल करके बताएं, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, बताएं 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 टोटल बताएं। 2265,000 जी। यार मैंने फारसी तो नहीं बोली, मतलब 2:15 से 3:45, मतलब ये ले 2:15 से। अब सवाल पूछेगा दिन के कि रात के? अजीब आदमी है तू यार, मतलब पूछने वाला सवाल पूछा करे जी। आगे 12 लाख, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके जी। कौन सी अमाउंट उठ के जाएगी ए की शेयर में, बताएं। क्या बात है, शामी बोलता ना तो सही बोलता है। 22,65,000, ठीक है। आए बकरे के शामी आए, भाई को याद आ रहे हैं। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पसेस जी, फरमाइए। सॉरी 28,65,000, लेकिन ये तो ज्यादा वाली इनकम है। टैक्स बताइए इस पे कितना है? अरे टेबल भी चेंज हो गए अब तो बजट में, क्या बात है भाई, बताएं। हाँ ट्रेलर जो जारी हुआ है भी बताता हूँ आपको, बताएं। यार टेबल 1 भाई, टेबल 1 चैप्टर 4 टेबल 1। सॉरी 11,62,250 और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जी, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली सॉरी कॉपीराइट इश्यूज, ये कॉपीराइट किसी और का है, मेरा नहीं है। बताएं जी। देख रहा है, कैलकुलेट नहीं कर रहा। सॉरी 24, ये सुबह 90,000 क्यों आया था? सुबह वालों ने 90,000 लिखवाया मुझे यहाँ पे। ओ भाई हमने तो नहीं कोई गलती कर दी, ये इतना ही था वैसे सुबह। ये प्लीज चेक करें कितना, 400।
सुबह गड़बड़ हो गई, उन्होंने कोई 90,000 लिखवाया मुझे, यही सही है? चलें अल्लाह पूछेगा उनसे। कोई सवाल? ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब मेरे ख्याल में एओपी के सवालों में कोई थोड़ी सी बेहतरी हो गई है। भाई बिजनेस के सवाल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंडिविजुअल के हैं, कोई फर्क नहीं है। एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल का सेम है, बस यहां पे फर्क पड़ता है कि ये वर्किंग एक एक्स्ट्रा बनती है और इंडिविजुअल में ये पोर्शन अलग बनता है, बस बाकी तो सब वैसा ही है। ठीक है, अब आप नोट कर सकते हैं और आइए फिर 1973 के आइन के पास चलते हैं। हाँ आइन है ना 1973 का। क्या हुआ? किस सब्जेक्ट में? अच्छा ये हुआ है, ये ज़रा मुझे पेपर दिखाइएगा अभी। हाँ जी पेपर दिखाइएगा मुझे ज़रा ये। हाँ उससे पैसे लेके आपको देना, फिर नोट कीजिए प्लीज़। सर जी एक मिनट दीजिएगा प्लीज़। जी मेरे भाई, सुबह वालों ने सही बताया था, ये गलत जवाब है। तभी मैं कहूँ मुझे ऑनलाइन वालों की चीखों की आवाज़ क्यों आ रही है, ये गलत है जी। कितना बनता है बताएं? 4,31,250। तो ये भी 4,31,250 हो जाएगा। हाँ तो कितना बना? हाँ देखा 90 आया ना, कहा था मैंने 90। ये देखें सर, भाई जो है ना फिर आपको पता है फिर भाई का। चलें जी यहाँ तक सब अच्छा है। चलें जी ये सवाल ख़त्म हुआ, नोट आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए जी आते हैं आइन के ऊपर, चैप्टर नंबर 2। कुछ पढ़ा था आइन में जाके क्या नहीं? नो सर, पता नहीं क्या बनेगा आप लोग। सर आप लोग ना बुकिंग करा लीजिएगा जुलाई में, वरना सीट नहीं मिलनी सितंबर में। सिनेमा बुक हो जाना फिर जी। ट्रेलर सर चैप्टर 10 बदल गया सारा। ठीक है, चैप्टर 15 में बहुत बड़ी तब्दीली है। ठीक है, फिर चैप्टर 4 के अंदर टैक्स रेट सारे बदल गए हैं, और इसके अलावा एओपी में तब्दीली है, और बाकी छोटी मोटी तब्दीलियां तो आपको पता चलती रहती हैं, लेकिन मेजर तब्दीलियां मैंने आपको बता दी। तो ये हैं जी। तो चैप्टर 10 तो ऑलमोस्ट टोटली बदल गया। हाँ रियल एस्टेट में वही मूवेबल प्रॉपर्टी चैप्टर 10 ही बना ना, उसमें काफ़ी चीज़ें जी। नहीं सर एक्सपोर्ट पे पहले भी टैक्स था, क्यों करते हो ऐसी बातें जो तुम्हें नहीं पता। एक्सपोर्ट पहले एफटीआर था, अब एनटीआर कर दिया उन्होंने जी। हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ, नहीं नई टैक्स रिजीम नहीं निकाली, एक्सपोर्ट पहले एफटीआर थी, अब एनटीआर कर दी। सेक्शन 154 आपके कोर्स में नहीं है, इजी है। चले जी आइए सफ़ा नंबर 9 पे। तो ठीक है, किसी ने अगर करनी हो तो मैंने बता दिया, सितंबर में मूवी रिलीज़ हो रही है। ख़जाने पढ़ लिए थे कल हमने। ओके दो तरह के ख़जाने हैं जी, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और दूसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन। दो ख़जाने हैं। तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में कौन सा ख़जाना जाता है जी? इसमें जाता है जी तमाम जो रेवेन्यूज़ हमें मिले होते हैं, तमाम जो कर्ज़े हमें मिले होते हैं, या अगर हमने किसी को कर्ज़ा दिया है और वो कर्ज़े की वापसी हुई है, तो वो तीन चीज़ें जाती हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। और पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, इसमें क्या क्या जाता है जी? इसमें जो भी ये जुर्माने और इस तरह की चीज़ें होती हैं, सारी इसके अंदर जा रही होती हैं। इनकी चाबियां किसके पास होती हैं? पार्लियामेंट के पास होती हैं इसकी चाबियां। अगर किसी भी शख्स को इसमें से कोई पेमेंट निकलवानी है या कोई पैसे लेने हैं, तो वो जाएगा पार्लियामेंट के सामने, और पार्लियामेंट के सामने जाके उनसे फरियाद करेगा कि है कोई सुनने वाला जो मुझे इस फंड में से 6 अरब रुपए निकाल के दे दे, मुझे अपने इलाके की सड़कें बनवानी है। ठीक है, और फिर पार्लियामेंट अगर आधे से ज़्यादा लोग उस बात की अप्रूवल दे देंगे, उसकी फरियाद सुन लेंगे, तो फिर भाई को 6 अरब मिल जाएगा।
ठीक है, जो हो सकता है घर जाते जाते। हाँ जी बिल्कुल सर, पार्लियामेंट में एमएनए ही एंटर हो सकते हैं, हम लोग तो नहीं जा सकते, तो इसलिए एमएनए ही करेगा, और आपने ही तो उसको चुन के वहाँ पे बिठाया है ना, तो फिर वो आपका ही तो नुमाइंदा है। तो अगर वो आपका नुमाइंदा है तो वो आपके लिए ही गुफ्तगू करेगा ना कि मेरे इलाके में एक शामी रहता है, सड़कें बनानी है, सड़कें बना दो, पुल बना दो, सब कर दो, तो वो फिर जाहिर बात है वो सारे फैसले करेगा आपके हक में। जी, मैं एमएनए, हाँ बिल्कुल सर, हर इलाके का नुमाइंदा है सर। हाँ तो वही बस मैंने मिसाल उसकी दिया, चले हमारा नुमाइंदा है सर, यूँ कर लें, मर्जी है आपकी, हमारी सड़कें पहले ही बनी हुई है सारी। एनुअल बजट स्टेट, ओ मैन क्या वक्त है ये पढ़ने का, कल बजट आया है और आज ही हम बजट पढ़ने लगे हैं। एनुअल बजट स्टेटमेंट आर्टिकल 80, सर ये जो कल बजट तकरीर हुई है ना वो आर्टिकल 80 के तहत हुई है। आइन का आर्टिकल 80 इजाज़त देता है कि आप बजट प्रेजेंट करें एनुअल, साल में एक दफ़ा। तो ये जो बजट कहते हैं ना, बजट आ गया बजट आ गया, इसको एनुअल बजट स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। इन ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली, वफाकी हुकूमत नेशनल असेंबली में लेट जाएगी। ले बिफोर का मतलब ये नहीं होता, ये होता ना, ओके। ले बिफोर द नेशनल असेंबली अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सर फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत नेशनल असेंबली के सामने, कौमी असेंबली के सामने प्रेजेंट करेगी एक स्टेटमेंट जिसके अंदर हुकूमत की एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड खर्चे बताए जाएंगे। तो कल जो बजट तकरीर हुई किसी ने सुनी? किसी को जरूरत हुई सुनने की? ओके, भाई ने क्या सुना? मेरे भाई ने, भाई को बस यही याद होगा जनाब स्पीकर। किसमें? अच्छा, कितना इजाफा? 22%। हाँ सुना है, ठीक है सुना है तुमने, सही है। नहीं वो पेंशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। 15 है कि 20 है? कुछ की 15 है, कुछ की सुना हुआ ही है। बहरहाल चलो छोड़ो, तुमने अपने मतलब की बातें सुन ली। तो भाई ये जो बता रहे होते हैं ना कि फलानी इन, ये तो बता रहे हैं कि 2000 से 4000 अरब बढ़ाना है, वो टैक्स की बात कर रहे हैं। अभी 8000 कुछ अरब था, अब उसको बढ़ा के उन्होंने पता नहीं कितना कर दिया, कुछ 10-12 हज़ार अरब कर दिया। तो एस्टिमेटेड इनकम, इसी तरीके से एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस भी इसके अंदर उन्होंने बताए हैं कि जी एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस इतने होंगे। तो ये वो बजट स्टेटमेंट है जो कि बताई जाती है। इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट, और इसको एनुअल बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल नहीं? आगे चले। द एनुअल बजट स्टेटमेंट शेल शो सेपरेटली, एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग बताया जाएगा क्या? अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। वो कहता है कि एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर बताया जाएगा वो अमाउंट्स जो हमें चाहिए खर्चों के लिए, चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, जो कि हमें आइन ने कहा है कि इस खजाने में से करो। तो सर याद रखिएगा, इस खजाने में से ना दो चीज़ें निकल सकती हैं। एक वो जो हमें आइन ने कहा है कि वो खर्चात आपने इसमें से करने हैं, और वो लिखे हैं आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 में बताया गया है कि आपने इस खजाने से कौन कौन से खर्चे करने हैं। और दूसरा, आइन के अलावा वाले खर्चे कौन कौन से हैं जी? अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंसेस प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो FCF में से आपने जो भी दूसरे अखराजात कर रहे हैं वो भी आपने अलग से बताने हैं। तो कल बजट में ये दोनों बातें बताई गई थी कि सर जो आइन ने हमें अखराजात कहे हैं वो इतने हैं, और आइन के अलावा जो अखराजात हैं वो इतने हैं। तो ये दोनों बातें आपको अलग अलग करनी पड़ती हैं। एंड शेल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और कैपिटल आपको पता है दो तरह के मंसूबे होते हैं, एक होते हैं तरक्याती मंसूबे और एक होते हैं गैर तरक्याती मंसूबे। शायद आपने कभी ये लफ्ज़ सुना हो। वो जो तरक्याती मंसूबे होते हैं ना उनको बेसिकली बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके अंदर होता है कोई आपने डैम बनाना है या आपने कोई पावर हाउस बनाना है, इस तरह का कोई आपने खर्चा करना है। और गैर तरक्याती क्या होते हैं जी? प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी का पेट्रोल, प्राइम मिनिस्टर का खाना दोपहर का,
पार्लियामेंट का बिजली का बिल, ये सब चीज़ें हैं जो कि गैर तरके आती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे हैं। ठीक है जी। तो सर आपने बजट स्टेटमेंट के अंदर आइन वाले अखराजात भी बताने हैं जो आर्टिकल 81 में है, और आइन के अलावा वाले जो अखराजात हैं वो भी बताने हैं। फिर आपने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस में फ़र्क करके भी बताना है कि इसमें से कितने तरके आती हैं और कितने गैर तरके आती हैं। ठीक होगी बात? किसी का कोई सवाल नहीं? बोलेंगे कोई सवाल नहीं है? सब समझ आया? जी किनको? मेरा भाई अभी घर जा रहा है, कितने खर्चे होंगे तेरे बता? क्यों? कैसे पता? तुम्हें कैसे पता इतने नहीं होंगे? तो बस ठीक है ना, समझ आ गई बात? समझ आ गई? पता ना नहीं होंगे, उनको पता होंगे। बस जैसे तुम्हें पता ना कि नहीं होंगे, उनको पता कि होंगे। नहीं, ये बस जजमेंट होती है भाई, अंदाज़ा होता है कि हमने इतने अखराजात करने हैं, सबको पता होता है, बजट होता ही है भाई, एस्टिमेटेड होता है, फ़र्क आ जाता है। ये नहीं मैं कह रहा कि 100% यही है, फ़र्क आ जाता है, लेकिन ये है कि फिर देखा जाता है कि भाई क्या बजट बनाने में गलती हुई थी या एक्चुअल में गलती हो गई। अगर आपने सोचा था कि जी आप 5 अरब रुपए की सड़कें बना देंगे, तो भाई क्यों नहीं बनी? 2 अरब की क्यों बनी है? बाकी 3 अरब की क्यों नहीं बनी? बात होगी ना उस पर। तो ये चीज़ होती है। नहीं सर, बजट ऐसे थोड़ी बनता है। हर बंदा जो है ना अपनी ज़िंदगी में बजटिंग कर रहा होता है। ये अगर आप ज़रा अपने लेवल पे आके सोचें ना, आपको ये बात समझ आ जाएगी। आप लोग जब घरों से हॉस्टल में आए होंगे तो सबसे पहले आप ये सोच के आए होंगे ना कि कितने पैसे साथ लेके जाने। सब करके आए थे ना, वो कैसे किया था? वो बजट ही तो था। आपने सोचा होगा चलो यार 50,000 ले जाते हैं, उसमें से 10,000 का ये खर्चा हो जाएगा, 5,000 का ये हो जाएगा, खाने पीने का इतना हो जाएगा, चलो 5-7 हज़ार बचा के रख लेंगे। ये सोचा होगा ना आप लोगों ने। तो वो खर्चे उस तरह से हुए भी और नहीं भी हुए, सब कुछ मिला जुला रुझान हुआ। लेकिन आपको पता था कि रहना 50,000 के अंदर ही है, और अगर आप 50,000 से ऊपर निकल गए तो फिर क्या करना था? फिर या तो लोन, घर वालों से तो मंगवा नहीं सकते, फिर कर्जा लिया, और जब कर्जा लिया तो जब अगला बजट आया उसमें से पिछले कर्जे की वापसी, तो अगले खर्चे के लिए पैसे किधर गए? वो तो कर्जे की वापसी में चले गए, फिर उसके लिए और कर्जा। बस यही हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो ये होता है मेरे भाई, जब आप बजट के अकॉर्डिंगली ना चलें। अभी भी बजट खसारे का बनता है। पता है खसारा क्या होता है? ये सुना होगा आपने कि डेफिसिट का बजट है, खसारे का बजट है। इसमें एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। तो डिफरेंस कैसे पूरा करते हैं? वो लोन रिसीट डाली होती है, इतना कर्जा ले लेंगे। ये होता है इसके अंदर। असल में यही तो प्रॉब्लम है। मेरी जहां तक जाती नॉलेज है ना, ये गलत हो सकती है, ये गलत हो सकती है। 3 साल पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हैं जिसमें सरप्लस का बजट बना है। 3 साल। यह गलत हो सकती है इंफॉर्मेशन, ठीक है? मैं इस पर 100% श्योर नहीं हूँ, साल आगे पीछे हो सकते हैं, बट 3 साल मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 3 साल सिर्फ सरप्लस का बजट बना है, अदरवाइज डेफिसिट का ही बना। पता नहीं वो कोई 70s के थे और अर्लीज कुछ थे, आज के नहीं थे, छोड़े। आप लोगों ने बेड़े करके किए जिधर गए। आर्टिकल 81, जी जी मेरे भाई। नहीं मेरा कौन सा, हम तो बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं बस। अब आपका दौर है। दौर होता है 15 से 35 के बीच में। ये लोग होते हैं नौजवान जो आगे बढ़ के काम करते हैं। 15 से 35 के बीच में कह रहा हूँ, आप इसके बीच में ही है ना? हाँ तो भाई ये नौजवानों का दौर होता है। हम तो सर बस जो करना था हमने कर लिया। अब हमसे आप उम्मीद ना रखें कि हम कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर देंगे दुनिया में। नहीं सर, वो आपने करनी है, आप लोग करेंगे। ईजाद यही 28-30 साल में ही होती है, 35 के पहले पहले हो जाती है। उसके बाद बस वो बंदा सेट हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, उसकी करियर पाथ सेट हो जाता है और वो उसी पे चलता रहता है। तो इसलिए मुश्किल है कि हम में से कोई इन्वेंशन करे। इन्वेंशन तो आप लोग करते हैं, नई नई शामियाँ बनाते हैं, ठीक है? ये इन्वेंशन होती है। खरगोश की शामी कभी खाई है तूने? खरगोश खाया कभी तूने? हिरन खाया कभी? ऊंट खाया कभी? यार कौन है तू यार? डक खाइए, डक। बता खाइए, बता बता खाइए। यार कौन है तू यार? आर्टिकल 81। पता नहीं, अब मैं और कुछ पूछूंगा, पता नहीं तूने खाया क्या नहीं। एक्सपेंडिचर अच्छा वो खाया, वो तो सब नहीं खाया है। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 81। अब जरा प्लीज सीरियस, असल में ये चैप्टर ना बड़ा रूखा सा है, तो इसलिए ना जरा इसमें फजूल बातें करनी पड़ती हैं।
मेरे भाई को कन्फ्यूजन है, हुक्म करें। जी बिल्कुल जी। ये बन गया ना, अब अगले साल का बना ये बजट। हाँ जी, 2025 के एंड तक टोटल ये इनकम होगी, ये एक्सपेंसेस होंगे, ये बताया इन्होंने। अगले साल का बजट होता है ना। सर इसमें जी बिल्कुल, इसमें होता यूँ है कि सेल टैक्स अभी हम पढ़ेंगे, वो मंथ टू मंथ होता है। फिर कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट भी तो होती है, उससे भी ड्यूटीज टैक्सेस मिलते हैं, वो भी साथ साथ चल रहा है, उससे भी तो पैसे आ रहे हैं ना। फिर और भी एडवांस टैक्सेस हैं, जैसे हमने पढ़ा था बिजली के बिल पे टैक्स है, वो एडवांस में हुकूमत वसूल करती है, जो कि साल के आखिर में आप एडजस्ट करते हैं, सैलरी में से टैक्स डिडक्ट होकर हुकूमत को जमा हो जाते हैं, पेमेंट्स होती हैं टैक्स कट के हुकूमत को जमा होते हैं, तो वो तो साथ साथ चल ही रहा है काम। तो वो साल के आखिर तक इंतजार नहीं करना पड़ता, वो साथ साथ काम चलता रहता है उनका। ठीक है, चले जी देखते हैं कि आइन ने कौन से अखराजात कहे हैं कि जी आपने इस खजाने में से करने हैं। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स शैल बी चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। एफसीएफ में से सबसे पहले अखराजात ये होंगे जो नीचे दिए गए हैं। द रिम्यूनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, खजाने में से महीने के शुरू में सबसे पहले इज्जत माब जनाब सदर आसिफ अली जरदारी की तनख्वाह दी जाएगी। ठीक है जी, ठीक होगी बात, ओके। हाँ तो सदर है, मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ। एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस, और उनके दफ्तर के दूसरे अखराजात, उनके दफ्तर का बिल, उनके दफ्तर का पानी बिजली गैस टेलीफोन का बिल, तमाम लोगों की तनख्वाहें, और अच्छा ओके, अब मेरी शक्ल ना है फिर, मेरी शक्ल देख क्या करने लोगों ने। अच्छा मैं ज़रूरी हूँ, ये बात मेरे घर में ही बता। अच्छा चले आगे चले, तो उनके जितने भी ऑफिस के अखराजात हैं वो तमाम एक्सपेंसेस आपने वो पे करने हैं, तमाम लोगों की तनख्वाहें वगैरह हो जाएंगी। उसके बाद द रिम्यूनरेशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें दूसरे नंबर पे। एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें तो ये जाएंगी। अवाम किधर है, अवाम तो नजर नहीं आ रही फिलहाल। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीसरे नंबर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह जाएगी। और ठीक है, ओके। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, सर आपको पता है नेशनल असेंबली, यार ये राइटिंग ना है, पार्लियामेंट की अगर बात करें ना, पार्लियामेंट नाम सुना हुआ है। पार्लियामेंट के दो एरियाज हैं, एक है नेशनल असेंबली एंड द अदर वन इज सेनेट। नेशनल असेंबली और सेनेट, नेशनल असेंबली जो है भाई, इसके अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, जबकि सेनेट के अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। ठीक है जी, तो यहां पे वो कह रहे हैं कि जी उसके बाद तनख्वाह जाएगी सेनेट के चेयरमैन की और सेनेट के डिप्टी चेयरमैन की। अच्छा जी, अवाम अभी भी गायब है। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं उनकी तनख्वाह जाएगी, और जो डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के उनकी तनख्वाह जाएगी। और ठीक होगी बात, और सब अच्छा है। चलिए जी, और उसके बाद आते हैं जी दी ऑडिटर जनरल। अच्छा ये ऑडिटर जनरल ना बेसिकली एक इदारा होता है। ये किस चीज़ का इदारा होता है जी? इसका काम ये होता है कि हुकूमत के जितने भी इदारे हैं उनका ऑडिट करना होता है इन्होंने। तो ये ऑडिटर जनरल एक हुकूमत का ही इदारा है जो कि हुकूमत के ही इदारों की ऑडिट कर रहा होता है। तो जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसके अंदर वही तमाम लोग होते हैं। तो सर अवाम अभी भी गायब है, अवाम कहीं नहीं आई। तो सर आइन जो कहता है कि ख़जानों में से आपने अखराजात करने हैं वो 1 2 3 4 5 है। क्लियर होगी बात? किसी का कोई सवाल? नहीं ज़रूरी नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में लिख लें, खैर है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस ये सब तनख्वाहें इकट्ठी निकलनी है। ठीक होगी बात, आगे चलें। द एडमिन एक्सपेंसेस, उसके बाद शायद अवाम आ जाए। एडमिन एक्सपेंसेस क्या होगा जी? एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट्स के जो अफसरान हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो गुलाम हैं उन मुलाजमीन हैं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें। अवाम अभी भी गायब है भाई। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजमीन की तनख्वाहें। द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल का जो दफ्तर है उसके लोगों की तनख्वाहें। ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाहें। एंड द सेक्रेटेरिएट्स ऑफ द सेनेट एंड नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली और सेनेट के लोगों की जो सैलरीज हैं वो, ओके, अलॉन्ग विद द यूटिलिटीज़ और दूसरे एक्सपेंसेस। अवाम अभी भी गायब है।
ठीक है जी, शायद आगे वाम आ जाए, अभी 3 पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद ख़जाने में से क्या निकलेगा जी? डेट चार्जेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर आपके ज़िम्मे कोई इंटरेस्ट पे करने वाला है, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, हुकूमत के ज़िम्मे कोई इंटरेस्ट पे करने वाला है, तो फिर आपने ख़जाने में से वो पेमेंट निकालनी है। द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सूद तो पे कर ही दिया, जो उसके अलावा आपका कर्जा है वो भी आपने पे करना है। एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स, अगर आप कर्जा लेने जाते हैं तो कर्जा लेने के लिए भी कुछ अखराजात करने होते हैं। ज़ाहिर बात है, बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास के टिकट खरीदेंगे, सूट बूट खरीदेंगे, वो पहनेंगे, 50 लोगों को लेकर आप जाएंगे एक मुल्क में, उस मुल्क में सबसे बेहतरीन होटल आप बुक करवाएंगे, और होटल बुक करवाने के बाद क्या होगा भाई, उसको बुक कराने के बाद फिर आप कहेंगे कि भाई हम कर्जा लेने नहीं आए, मजबूरी है। तो ये सब अखराजात आपके होंगे, तो ये सब अखराजात आपको इसी ख़जाने से जो है वो मिलेंगे। ठीक है जी, और सब अच्छा है। तो इसको कहते हैं जी एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स। तो अगर आपने दोस्त से कर्जा लेना हो तो पहले उसको शौरमा खिलाना पड़ता ना, इसके बगैर तो वो मानते ही नहीं है। तो भाई वो जो खर्चा है दैट इज़ एन एक्सपेंस फॉर रेजिंग लोन। एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट, सर रिडेम्पशन ऑफ डेट जो होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि आपने कर्जे की वापसी करनी है, रीपेमेंट ऑफ डेट। रिडेम्पशन ऑफ डेट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, तो ठीक है जी, ये तमाम अखराजात हैं जो कि आपने कौमी ख़जाने से करने होते हैं, जो कि आइन ने बोला है। ठीक होगी बात। अवाम अभी भी गायब है, अवाम का कोई जिक्र नहीं है। डी पे कहता है जी अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, किसी भी अदालत ने, चाहे वो अदालत पाकिस्तान की हो या पाकिस्तान से बाहर की हो, उस अदालत ने अगर हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कर दिया तो फिर जो हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माना पे करना पड़ेगा वो भी इसी ख़जाने से होगा। ठीक है जी, और ठीक है नहीं बोलेंगे। एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा कोई भी अमाउंट जो आइन ने बोल दी कि आपने करनी है, और बाय एक्ट ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट ने बोल दिया कि आपने करनी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप इसमें से करेंगे। अवाम अभी भी गायब है, आर्टिकल ख़त्म हो गया जी। बिल्कुल सर, सारा कुछ इसके अंदर ही आ जाता है। तो ये सब तनख्वाहें आपने यहीं से देनी है सबसे पहले, इसके बाद कुछ बचेगा तो फिर जाएगा आगे। बस इसी में कहीं फॉल कर जाएगी, ई के अंदर। ठीक है जी, ई के अंदर। हाँ जी, किसी का कोई सवाल नहीं बोलेंगे जी मेरे भाई? ठीक है जी, मेरे ख्याल में इन 500 में से कुछ बन जाए, इसी का स्कोप है। सॉरी, हाँ मैं तो आपको डे 1 से कह रहा हूँ, पता नहीं आप सीए में क्यों आ गए, पता नहीं किसने आपको बोला सीए कर लो, कोई फ़ायदा हो रहा है आपको? ज़िंदगी तो इन लोगों की है। चले ना कुछ बने, बी में ही फॉल कर जाए, सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जी जी जी, ऑडिटर जनरल। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, ऑडिट करना आता हो बस उसे। बस बस जैसे करते होंगे फिर सब आपके सामने है। हाँ बस यही लोग करते हैं, ये लोग करते हैं, जैसे भी हैं ये करते हैं। कल परसों निकलेंगे ना कसाई, कुछ प्रोफेशनल होंगे, कुछ वैसे ही होंगे टाइम पास। वो टाइम पास जैसे करेंगे ना फिर वैसे ही होगा सब कुछ। आगे आप खुद समझदार है, और ठीक है नहीं बोलेंगे। आगे चले, आप में से है कोई कसाई? आगे चले। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, ले जी आर्टिकल 82। तो जब बजट प्रेजेंट हो जाएगा आर्टिकल 80 में, तो उसके बाद आर्टिकल 82 के तहत क्या होगा? एक्सपेंसेस चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इन एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी डिस्कस्ड इन नेशनल असेंबली। सर देखिए, आपको मैंने बताया था कि बजट में इन 2 अखराजात का जिक्र होगा। ये वाले जो अखराजात हैं ना, जो कि आइन ने बताए हुए हैं, ये पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे। अभी कल बजट प्रेजेंट हुआ है ना, अगले 18 दिन के अंदर अंदर, इस 30 जून से पहले पहले इस पे डिस्कशन होगी पार्लियामेंट के अंदर। क्या डिस्कशन होगी? सर सदर को इतनी तनख्वाह, 9 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं आप सदर को, ये कोई बात है करने वाली? लड़ाई झगड़े होंगे, ये क्या बात हुई? उसका बिजली का बिल 6 लाख रुपए आ गया सदर के ऐवान सदर का। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या बात हुई? उस जज को 6 लाख, उस जज को 9 लाख, वजह। इस तरह की बहस होगी कि ये क्या हो रहा है।
लेकिन ये बात ना सिर्फ बहस की हद तक ही रहेगी। क्यों? आ वोटिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। इस पर वोटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि होना कुछ नहीं है। ठीक होगी बात? बहस करें, भड़ास निकालें, सब कुछ करें, लेकिन होना कुछ नहीं है। वोटिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। जैसे आप ICAP को बोलते हैं ना, बड़ा कुछ बोलते हैं, बोली जाए, होना कुछ भी नहीं है। तो वोटिंग नहीं होगी। तो ये वाले जो अखराजात हैं ये डिस्कस होंगे, लेकिन इन अखराजात पे कोई वोटिंग नहीं होगी। दे विल बी कंसिडर्ड ऑलरेडी अप्रूव्ड। ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है पार्लियामेंट की तरफ से, क्योंकि आइन ने जब लिख दिया कि ये होना है तो बस होना है, खत्म हुई बात। ठीक है जी। लेकिन जो ये वाले एक्सपेंसेस हैं जिसमें आपने लिखा है कि मुझे सड़कें बनानी है, मुझे पुल बनाने हैं, मुझे मोटरवे बनानी है, मुझे एयरपोर्ट्स बनाने हैं, ये जो आपने अदर एक्सपेंसेस बताए हुए हैं, अदर एक्सपेंसेस इन एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड टू नेशनल असेंबली फॉर रेजिंग ग्रांट। तो नेशनल असेंबली से अप्रूवल लेने के लिए आपको इन खर्चों की डिटेल सबमिट करानी पड़ेगी नेशनल असेंबली में। तो ये सिर्फ डिस्कस होंगे, ये बाकायदा सबमिट होंगे। और ठीक है, जैसे घर में जो आपके बड़े बहन भाई हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, उनका रिजल्ट सिर्फ डिस्कस होता है अब्बू के साथ, लेकिन आपका रिजल्ट सबमिट होता है कि जरा देखें तो सही डिटेल में कि हो क्या रहा है। ये नौजवान शौकत जाता है 6-6 महीने के लिए, पेपर 2 ही देता है, 4 क्यों नहीं देता? और जो 2 भी देता है उसमें से पढ़ता एक ही है, और पास होना या ना होना तो बात की बात है, उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा। तो ज़रा सबमिट करके देखो तो सही, ये हो क्या रहा है। ये तो कह के गया था कि 1.5 साल में, अब्बू देखें भाई आपका, सॉरी भाई आपका नहीं, बेटा आपका 5 महीने में PRC करेगा, फिर 6 महीने में ग्रुप A और 6 महीने में ग्रुप B, 1.5 साल बाद देखें मैं वापस आ रहा हूँ आर्टिकल्स के लिए, फिर मैं 19,700 रुपया महीने के कमाऊंगा, जिसमें से 19,000 आपके, 700 मेरे। भाई बेटा तो ये कह के गया था, लेकिन ये क्या बात हुई, ये तो 2.5 साल हो गया, वापस ही नहीं आ रहा। जरा इसका रिजल्ट सबमिट कराओ ना मुझे। कुछ बात समझ आ रही है? ओके। होता है ना ऐसे आप लोगों के साथ कि दोस्तों के नंबर लिखवाए मैं, पता है मुझे सबका। द असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू डिमांड। रिजल्ट सबमिट करा दिया, अब्बू बस 6 महीने और, 6 महीने और मुझे पैसे दे दे, मैं लाहौर जाके ना जरा पास करने की कोशिश करूंगा। द असेंबली मे और मे नॉट एग्री। मर्जी है, ठीक है बेटा चले जाओ, एक मौका और ले लो। नहीं बेटा कोई फायदा नहीं, फारग हो तुम, फारग हो तुमसे नहीं होना, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है जी। तो भाई असेंबली को भी जब ये अदर एक्सपेंसेस सबमिट करेंगे, पुल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, अंडरपास बनाने के लिए, तो वो कहेंगे ठीक है अप्रूव है, या वो कहेंगे कोई अप्रूवल नहीं है। इट में ऑल्सो रिड्यूस द डिमांड। वजह, तुम्हें 5 अरब क्यों चाहिए, 2 अरब में सड़क बन जाती है, 2 अरब लेके जाओ, तो डिमांड रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है सारा झगड़ा इनके ऊपर है। इसीलिए तो सादा अक्सरियत मांगी जाती है कि हमारी डिमांड्स अप्रूव हो जाएं। ठीक है जी। द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो सर जब तक हुकूमत डिमांड नहीं करेगी आप पैसे नहीं मांग सकते, तो आपको फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, उस अप्रूवल के बाद ही बात आगे चलेगी, अदरवाइज ये बात आगे नहीं चलेगी। और ठीक है, आगे चलिए। ऑथेंटिकेशन ऑफ क्या क्या हुआ? ओ यार 12:30 हुए अभी यार, को खुदा का खौफ कर यार। एक्स्ट्रा क्लास भी है, तो एक्स्ट्रा क्लास का मतलब ये होता है कि आप इजाफी वक्त में काम करें। अगर इसी क्लास को कम करके करना है तो फ़ायदा एक्स्ट्रा क्लास का। नाश्ता नहीं किया, मैंने भी नहीं किया हुआ। ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर। द प्राइम मिनिस्टर शैल साइन अ शेड्यूल। ले जी, ये दोनों चीजें पार्लियामेंट के पास गई, ये डिस्कस हो गई, ये पार्लियामेंट से अप्रूव हो गई। उसके बाद ये दोनों कागजात निकलेंगे पार्लियामेंट से और जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस। वहां पे बैठे होंगे हमारे जनाबे वजीर आजम, जो भी हैं, डैश डैश डैश। द प्राइम मिनिस्टर शैल साइन अ शेड्यूल। वो उस शेड्यूल पे साइन करेंगे, स्पेसिफाइंग द ग्रांट्स मेड बाय द नेशनल असेंबली। सर ये देखें, ये जो नेशनल असेंबली ने अप्रूवल की होगी ना इनकी, ये अमाउंट उनके ऊपर लिखी होगी, ये उस शेड्यूल के ऊपर साइन करेंगे।
एंड अमाउंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। और जिस सफ़े पे ये बातें लिखी हुई हैं ये इन दोनों बातों पे साइन करेंगे। ठीक होगी बात। तो सर बजट प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट होने पे नेशनल असेंबली से इसकी अप्रूवल हुई, इसकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों कागजात गए प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ने इन दोनों पे साइन कर दिए। जो भी अमाउंट लिखी होगी वो उसको अप्रूव कर देंगे। इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। और ऑब्वियसली बात है, अगर पार्लियामेंट ने दोनों के लिए 100 रुपये अप्रूव किए हैं तो प्राइम मिनिस्टर 100 ही अप्रूव कर सकता है, वो अपनी मर्जी से इसको 110 नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो 100 ही अप्रूव करेगा जितना नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया है। ठीक है जी, ले जी। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे साइन करेंगे तो ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल शैल बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली, ये वापस असेंबली में आएगा और ऐसे दिखाया जाएगा, ये देखो प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दी है, ये देखो। ओके, इट शैल नॉट बी ओपन फॉर डिस्कशन और वोट। और ठीक है, अपोजिशन की कोशिश होगी कि दोबारा इस पे बहस की जाए, लेकिन अब इस पे कोई बहस नहीं होगी क्योंकि बहस पहले ही हो चुकी हुई है। ठीक होगी बात। तो प्रोसीजर पूरा समझ आ गया। चलें जी। एन एक्सपेंस फ्रॉम द FCF शैल बी कंसिडर्ड एज ऑथोराइज्ड व्हेन अबव प्रोसीजर फॉलोड। जब तक ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा तब तक ख़जाने से आप पैसे नहीं निकलवा सकते, क्योंकि ख़जाने के ऊपर ना एक सांप बैठा हुआ है। वो सांप को आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये देखो मैंने ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर लिया है, मैंने ये दोनों चीज़ें बना के प्रेजेंट की हैं, उसके बाद फिर मैंने इनसे पार्लियामेंट में डिस्कशन कराई है, पार्लियामेंट की अप्रूवल कराई है, फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर से देखो साइन करवाए हैं, उसके बाद दोबारा मैंने नेशनल असेंबली को जाके प्राइम मिनिस्टर के साइन दिखाए हैं। अब तो ख़जाने से हट जाओ, अब तो मुझे पैसे लेने दो, फिर उसको पैसे लेने दिए जाएंगे। और ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जी हाँ, ना करे नहीं, दोबारा बजट नहीं बनता, फिर कुछ और हो जाता। वो ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर कहे मैं साइन नहीं करता तो फिर क्या होगा? अच्छा, ये किताबों वाली बात बताऊं कि असल बात बताऊं? किताबों वाली बात। किताबों वाली बात में अगर वो साइन नहीं करेगा तो अप्रूवल नहीं होंगे, और अगर असल बात पूछनी है उसके लिए फिर ज़रा मामला ख़राब है। कुछ भी नहीं होगा, खर्चा नहीं हो सकता, ख़जाने से पैसे नहीं निकल सकते। पूरे घर के बच्चे एक कागज़ पे अप्रूवल ले लें कि जी हमने पैसे लेने हैं, अब्बा जी नहीं अप्रूव कर रहे तो लेके दिखाएं, फिर नहीं ले सकेंगे ना, बस नहीं होंगे। जी अप्रूवल उसकी होती है। कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ है ना, वज़ीर-ए-आज़म ने अप्रूवल दी है, तो पहले काबीना उसको कैबिनेट इंटरनली अप्रूव करती है कि जो बजट बना है आप सब एतमाद में है, आप सबों को कोई मसला तो नहीं, आप सब वज़ीर हैं भाई हमारे, कल को अगर आपसे सवालात होंगे आप जवाब दे देंगे, जो भी झगड़ा होगा वहीं हो गया, वहीं हो जाएगा। जब वो एक सफ़े पे आ जाएंगे उसके बाद, जैसे कोई अगर आपने चोरी करनी हो तो 6 लोग मिलकर चोरी करते हैं, प्लानिंग करेंगे ना, तो जब एक पेज पे आ जाएंगे उसके बाद कार्रवाई डाली जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जी, कल काबीना इसको अप्रूव करती है, फिर नेशनल असेंबली में तकरीर आई है, अब इस पर बहुत ज़्यादा बहस होगी। कल देख रहे होंगे आप, शोर शराबा भी हो रहा था, हमेशा होता है। तो अब इस पर डिस्कशन होगी 30 जून से पहले पहले। जब सारी डिस्कशन हो जाएगी, सारे झगड़े हो जाएंगे, तब भी चेंजेस आएंगी, तब भी चेंजेस आएंगी। ऐसा नहीं है, ये भी फाइनल नहीं है, ये फाइनल तब तक नहीं होगा जब तक ये साइन नहीं हो जाएंगे। साइन होने के बाद वापस नेशनल असेंबली में नहीं आ जाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तब तक ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। ठीक होगी बात। वो ना साइन करे तो स्टिल कागज़ का टुकड़ा है, तो वो सब कुछ कर सकता है। नहीं होगा अप्रूव, जब तक ये साइन नहीं करेगा नहीं होगा। सर ये बात ना आगे लिखी हुई है कि कितने महीने तक आप बगैर साइन के बैठ सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं ना अनलिमिटेड, प्राइम मिनिस्टर का ठीक है नहीं करता साइन, 6 साल हो गए साइन ही नहीं कर रहा, वो ऐसे तो नहीं होता ना। तो वो एक लिमिट लिखी हुई है, आगे जाके अगर आप मुझे पढ़ाने दो तो मैं पढ़ा देता हूँ। जी पूछेंगे सवाल, 12:45 हो जाए किसी तरीके से। जी करेंसी की होती है मतलब? आप ये कहना चाह रहे हैं कि तोशा खाना के तोहफे भी इसके अंदर होते हैं? नहीं सर, वो इस तरह की चीज़ें तोशा खाने में जाती हैं। गोल्ड तो तोहफे पे मिलता है ना। इनकम आपने कभी हुकूमत को टैक्स के फॉर्म में गोल्ड दिया? नहीं होता ना, ऐसे नहीं हो सकता। करेंसी होती है, कैश ही होता है। वो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो तोशा खाने में चली जाती हैं। चलें आगे, आर्टिकल 84। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल सवा